Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 फरवरी 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। देन उसके बाद लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा रखा है। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हो आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो करना क्या है, वीडियो को अच्छे से सुनना है, फिर उसके बाद लास्ट में इसको सॉल्व करना है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। तो इन क्वेश्चंस को लगाने का मेन पर्पज़ आप वीडियो को अच्छे से सुनो और आपको इंटरेस्ट भी आएगा जब लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज़ को देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आप लोगों को कल की आंसर कीज़ बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था, भारत ने किसके साथ एक अग्रीमेंट किया है, और उस अग्रीमेंट के अंदर बात की गई है कि भारत अफगानिस्तान को 50,000 मेट्रिक टन वीट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये अग्रीमेंट भारत ने किया है WFP के साथ, दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो मिड डे मील स्कीम है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, तो वो है PM पोषण। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो राइस है, मिल्क होता है, सॉल्ट होता है, इसके अंदर हम लोग कुछ अलग से न्यूट्रिशन ऐड करते हैं इसके न्यूट्रिशन कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 वाला, इसमें भारत की जो रैंक है वो 116 कंट्रीज़ में से कितनी है, तो यहाँ पर 101 पोजीशन आपको भारत की देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हाल ही में US ने एक आइलैंड के ऊपर अपनी एम्बेसी को ओपन करने के बारे में अनाउंसमेंट किया है, तो वो आइलैंड कौन सा है, वो है सोलोमन आइलैंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक एजेंसी है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता हुआ नजर आता है। आई होप आप लोगों ने सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और ज़बरदस्त आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूँगा जो डेली बेसिस पर बोलता हूँ। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका PDF आपको मिल ही जाता है, डाउनलोड कर लेना। और जब भी दिन में टाइम मिले इस PDF में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। अदरवाइज टाइम नहीं मिलता है तो इस PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में स्टोर करके रखना, आपको ये हेल्प करेगा। ओके नाउ अब जो ये पहला आर्टिकल है बात करता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक व्यापार को लेकर अग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार करंट टाइम पर कैसे हैं, प्लस इनके रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। पहले तो हम लोग समझेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अनाउंस किया है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर इसी साल मार्च 2022 तक एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगी। फिर उसके कुछ महीनों बाद कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी किया जाएगा। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आई विल क्लियर इट। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो अग्रीमेंट होगा इसके अंदर दोनों कंट्रीज ऑब्वियस ही बात है गुड्स और सर्विसेज को लेकर व्यापार करेंगे। जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अब पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसका मेन मकसद है जब दो कंट्रीज़ के बीच में व्यापार हो रहा है, एग्जाम्पल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार हो रहा है। मान लो कुछ गुड्स हैं, कुछ गुड्स, मैं सभी गुड्स की बात नहीं कर रहा, कुछ सामान है जिसको लेकर इंडिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ सामान है। तो उन सामान के ऊपर जो टैरिफ वगैरह है उसके ऊपर
छूट दी जाती है, एक रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट या फिर इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ही जो है एक कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले आपको ये इंटरिम ट्रेड या फिर अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ नजर आता है। तो दोनों के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर छूट दी जाती है, लेकिन इंटरिम ट्रेड या फिर हार्वेस्ट ट्रेड के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ही छूट दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा ही यहाँ पर डिफरेंस ये नजर आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर फिर होता क्या है, जब इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ना हम लोग इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट करते करते फंस जाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो, भारत ने एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट या इंटरिम एग्रीमेंट किया था थाईलैंड के साथ 2004 में, और हम लोग वही यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग उसको एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बदल नहीं पाए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती हैं कि उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट करने में काफ़ी डिले हो जाता है। ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट ही करते रहते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना था, हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा, देन उसके बाद बात करेंगे आखिरकार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर जो भी व्यापार है उसको फ्री करने के बारे में चर्चा की जाती है। अब ये फ्री कैसे की जा सकती है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। देखो क्या होता है, जब भी दो कंट्रीज के बीच, मतलब मान लो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो इसके अंदर दोनों कंट्रीज एक पैक्ट को साइन करेंगी और दोनों कंट्रीज यहां पर फोकस करेंगी कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वो उसके अंदर जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन बैरियर्स को रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा। ठीक है, बैरियर्स कैसे हो सकते हैं, तो बैरियर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, सब्सिडीज, प्रोहिबिशन टू इनहिबिट देयर एक्सचेंज, कुछ भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर कुछ टैक्सेस, कोटा, सब्सिडीज, टैरिफ, ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर छूट दी जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, भारत कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ लगा रहा है एक्सपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा रहा है, तो यहाँ पर उसको वो माफ़ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर छूट देगा। उसी प्रकार से भारत यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लेगा तो उसके ऊपर छूट देगा। तो इसकी वजह से जो व्यापार है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर आप देख पाओगे अपने आप में ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ग्रो हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में समझ में आया। अब क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये अपना पे इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के अगेंस्ट में है। अब ये दोनों वर्ड क्या हैं, तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है, कभी कभी आप देख पाते होंगे जो कंट्रीज है वो अपने कंट्री के अंदर ही व्यापार करना चाहती है, वो यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली यहाँ पर ले जाना ही नहीं चाहती, तो यहाँ पर अपने ट्रेड को प्रोटेक्शनिज्म के तौर पर देखती है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो कि हम लोग ज़्यादा ग्रो करना चाहते नहीं, कंट्री के अंदर ही अंदर रह जाते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है। तो उसका उल्टा होता है, यहाँ पर उल्टा क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ट्रेड होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर मैं आप लोगों को प्रोटेक्शनिज्म की एग्जैक्टली डेफिनेशन दूं तो क्या है, इट रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक कंट्रीज। ठीक है, जो इंटरनेशनल व्यापार है उसको रोक देते हैं ताकि अपने कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प कर सकें। तो बेसिकली इसके बिल्कुल अपोजिट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बात की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो कंट्रीज़ के बीच में, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग अलग अलग तौर पर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर CECA, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा होता है सेपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये अलग अलग एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से थोड़े से और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, और ज़्यादा डिटेल में होते हैं, और यहाँ पर कोई भी कंट्री आसानी से सीपा या फिर ये CECA वाले एग्रीमेंट नहीं करती है। जिनके रिलेशंस वाकई में बहुत ज़्यादा डीप हैं उन्हीं के साथ हमारे ये सेपा वाले एग्रीमेंट या फिर CECA वाले एग्रीमेंट हो पाते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक डिटेलिंग में एग्रीमेंट किए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस साल यहाँ पर और आने वाले टाइम पर कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के व्यापार काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पर करंट ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के। तो बायलैटरल ट्रेड की बात करें, दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार है साल 2021 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, ये लगभग $12.5 बिलियन का पहुंचा था। यहाँ पर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से कोल, गोल्ड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट क्या क्या किया, तो एक्सपोर्ट हम लोगों ने डीजल, पेट्रोल, जेम्स और ज्वेलरीज को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। तो आप लोग इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर ये अग्रीमेंट होता है तो इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे पास, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम या फिर ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है।
तो जो ये अग्रीमेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, इससे हमारे पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसे माइनिंग की, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल, रेलवे, जेम्स, ज्वेलरी, टूरिज्म, डिफेंस, टेक्सटाइल, इन सभी सेक्टर्स के अंदर सभी ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारत को एक तरीके से एक ईजी वीज़ा एक्सेस भी मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करने जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क करने जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर ट्रेड होता है ना, तो भारत हमेशा से एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, एक सेकंड हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं एरिया, हाँ यहाँ पे समझते हैं। देखो, जब भी एक एग्रीमेंट होता है तो भारत यहाँ पर गुड्स के ऊपर तो ध्यान रखता है कि भाई व्यापार के ऊपर तो हम जो गुड्स वगैरह कमोडिटी है उसके ऊपर तो ध्यान रखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ भारत एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है, सर्विसेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इकोनॉमी के अंदर आपको 3 सेक्टर देखने को मिलेंगे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। ये आप लोग को इसके बारे में पता है, इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आप कोई सी बुक उठा लो स्टैंडर्ड, चाहे संजीव वर्मा, चाहे मतलब रमेश सिंह, कोई सी भी उठा सकते हो, सब में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा कौन सा कहलाता है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, खेती बाड़ी वाला एरिया। सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर जो टर्शरी सेक्टर है ये हमारा होता है एक तरीके से सर्विस सेक्टर, जहाँ पर टीचर्स, डॉक्टर्स जो भी यहाँ पर सर्विस देते हैं वो टर्शरी सेक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, एग्रीकल्चर हम लोग कर ही रहे हैं, तो लेकिन बचता है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में हमारे पास ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास मतलब लोग जो हैं प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी व्यापार होता है तो भारत हमेशा सर्विसेज के ऊपर फोकस करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हम लोग टर्शरी सेक्टर में काफ़ी आगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग जाएँ और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जिसके साथ भी हम लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं उस कंट्री में जाएँ, वहाँ पर जाकर काम करें। अब आप कहोगे वहाँ पे जाके काम करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अब वहाँ पर जाकर ये वो व्यक्ति काम करेगा तो उसके बदले में हम लोगों को एक रेमिटेंस भेजेगा, कंट्री को हमारी रेमिटेंस भेजेगा, कुछ अमाउंट भेजेगा। हमारी एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर, हमारी इनकम के अंदर डेफिनेटली एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो हमारी कंट्री को यहाँ पर भेज रहा है, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। और आपको पता होगा रिसेंटली रेमिटेंस को लेकर एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर भारत ने टॉप किया था, भारत ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से हम लोग फोकस करते हैं हमेशा से ही कि हम लोग यहाँ पर सर्विस सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि भारत काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को भेज सकता है वहाँ पर काम करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट का एक्सेस हम लोगों को मिल सकता है आने वाले टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। प्लस ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर चाहता है कि जो ऑस्ट्रेलियन वाइन है या उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो कि भारत के अंदर लार्ज स्केल ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स हो गए बहुत सारे, तो वो सब ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वो भारत के अंदर दे। तो इस प्रकार से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होने वाला है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। प्लस भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर ऑलरेडी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर रखा है। और वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन क्यों किया गया है? ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टूरिज़्म है उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकें, लोग ऑस्ट्रेलिया के भारत आराम से आके घूम सकें, कोई यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम्स या रिस्ट्रिक्शंस ना लगें, प्लस भारत के लोग आराम से जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैवल कर सके टूरिज्म के तौर पर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो अग्रीमेंट है ना, ये जो अग्रीमेंट होगा, अगर प्रॉपरली अग्रीमेंट ये हो जाता है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के जो कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा डीपर होंगे, और ज़्यादा गहराई तक दोनों के रिलेशन पहुँचेंगे। दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़े से ज़्यादा आपको रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस के बारे में बताया। देन उसके बाद एक और यहाँ पर इसमें एक टॉपिक ऐड हो जाता है, वो है कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही क्वाड का पार्ट है। क्वाड के अंदर 4 नेशंस हैं, आपको पता है। एक तो यहाँ पर इंडिया ही है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा यहाँ पर आपको जापान देखने को मिलेगा, और चौथा यूएस देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, क्वाड के पार्ट हैं ही, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया। और हाल ही में अभी एक चौथी क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो चौथी क्वाड की मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और इसी मीटिंग के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने मिलकर फोकस किया है कि हम लोग अपने व्यापार के रिलेशंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। और एक सबसे खास बात क्या है पता है, ऑस्ट्रेलिया के ना ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है यूएस और जापान के साथ। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो चारों कंट्रीज़ के रिलेशंस थोड़े से और ज़्यादा मजबूत होंगे, और चारों कंट्रीज़ मिलकर इकोनॉमी कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से भी काम कर सकती हैं। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन
खासकर ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक अलग से यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी यहाँ पर भारत के जो अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ देखने को मिलेंगे। तो इंडिया करेंटली निगोशिएट करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर किस किस के साथ, यूएई, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और इजराइल के साथ। आप देख पाओगे अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग एग्रीमेंट करने के बारे में चर्चा में हैं। साथ ही साथ भारत ने यहाँ पर देखा है हम लोग यहाँ पर अपना एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी कंप्लीट करेंगे यूएई के साथ और यूके के साथ अभी साल 2022 के अंदर। तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हमारे हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। तो ये मैंने आपको उसके बारे में भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। हालांकि ये जो मैप है इसको मुझे स्टार्टिंग में लगाना चाहिए था, बट कोई भी नहीं, हम लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर आपको ये ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के पास में कोरल सी है, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल सी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल सी किधर है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कोरल सी नहीं, कोरल रीफ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। हमने टारगेट रखा है 2K से लेकर 2.5K लाइक्स का, तो यार वीडियो को लाइक करा करो और लाइक करने से सपोर्ट मिलता है। कमेंट भी कर सकते हो, बस खाली आर्टिकल्स को अच्छे से सुनते हुए चलना। आगे आपके लिए क्वेश्चंस तैयार हैं, वहाँ पर उनको सॉल्व करना, प्लस अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करो ताकि यहाँ पर वीडियोज़ थोड़े से और ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं और भी लोगों तक यहाँ पर चीज़ें पहुँच सकती हैं। नाउ आते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ। ज़बरदस्त आर्टिकल है। यहाँ पर बात की गई है रिडक्शन ऑफ एग्री सेस फॉर क्रूड ऑयल पाम। आपको पता है हम लोग कितना सारा तेल जो है कंज्यूम करते हैं, जो खाने वाला तेल है पाम ऑयल जिसको हम लोग खाते हैं, तो बहुत सारा तेल हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा तेल हम लोग खा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक डेटा भी है, वो यहाँ पर बताता है कि साल 2019-20 के अंदर पता है हम लोगों ने $10 बिलियन का तेल ये खरीदा है बाहर से और 2.5 करोड़ टन हम लोगों ने ये तेल खाया है। तो अपना आप एक बहुत बड़ा डेटा है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्यों चर्चा में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट भी कर सकते हो जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी। ठीक है, तो हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, ये क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस सेस को रिड्यूस कर दिया है, इस सेस को कम कर दिया है क्रूड पाम ऑयल के ऊपर। ठीक है, ये 7.5% हुआ करता था, इसको 5% किया जाएगा 12 फरवरी से। तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बताया गया। अब ये AIDC होता है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेस है बेसिकली एक प्रकार का स्पेशल पर्पस टैक्स होता है। तो एक तरीके से ध्यान रख सकते हो, एक टैक्स ही होता है। एक हमारा बेसिक टैक्स रेट होता है, ठीक है, जो बेसिक सा टैक्स है तो लगना है, लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पर कुछ और टैक्स लगता है, स्पेशल पर्पस टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं AIDC। इस टैक्स को हटाया जाएगा, इस टैक्स को बेसिकली रिड्यूस कर दिया गया है, 7.5 से 5% कर दिया गया है। अब आपको खुद यहाँ पर सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना क्या, एग्जैक्टली क्लियर ही हो चुका होगा। टैक्स रिड्यूस किया है तो यहाँ पर क्या होगा, दाम भी थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लगेगा तो यहाँ पर दाम थोड़े से पाम ऑयल के महंगे रहेंगे, बट टैक्स कम हो जाएगा तो थोड़ा सा ये सस्ता हो जाएगा। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी हम लोग को देखने को मिला है कि जो पाम ऑयल है इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसके लिए सरकार ने एक रिसेंटली एक मिशन को भी लॉन्च किया है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले तो हम समझते हैं पाम ऑयल है क्या, तो जिसके ऊपर टैक्स अभी रिड्यूस किया गया, कौन सा टैक्स, AIDC। तो जो पाम ऑयल है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खाने वाला वेजिटेबल ऑयल है। आपको ध्यान रखना है, सबके घरों में आपको ये पाम ऑयल देखने को मिलेगा। इसको देखो खाया भी जाता है, प्लस इसका बहुत सारा यूज़ है, डिटर्जेंट में, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल्स, हर जगह पर इसका यूज़ देखने को मिलेगा। दुनिया भर में जो टॉप कंज्यूमर है पाम ऑयल के वो इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख पाओगे, ये पाम ऑयल इस प्रकार से पाम सीड से बनता है जैसा आप लोग को पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोग को पाम ऑयल के बारे में पहले ही बता रखा है कि चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो प्राइसेस है ना एडिबल पाम ऑयल के वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, ऑयल की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। भारत बहुत ज़्यादा 56% तक हम लोग तेल इंपोर्ट ही कर रहे हैं, जिसमें पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है अभी पाम ऑयल को लेकर वो बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अभी इस वाले टॉपिक पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पाम ऑयल के बारे में कि पाम ऑयल की इकॉनमी भारत के अंदर कैसी है। ठीक है, जो एडिबल ऑयल है, मतलब ये जो खाने वाला तेल होता है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इस तेल की इकॉनमी भारत के अंदर किस प्रकार से रन कर रही है, पहले हम उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको दो फीचर देखने को मिलेंगे, मतलब कि दो फीचर की वजह से
यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल के अंदर कंट्रीब्यूशन आया, मतलब कि दो ऐसे फीचर जो लाए गए थे स्टार्टिंग में बहुत लंबे समय पहले। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे बताया गया दो टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए थे। एक हमने टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड को लॉन्च किया था 1986 में। इसकी वजह से हम लोग काफ़ी हद तक डेवलप कर पाए हैं, खासकर इस एडिबल ऑयल के सेक्टर में। एडिबल मतलब खाने वाला जो तेल है। उसके बाद क्या हुआ, इसी वाले मिशन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम करके। 2014 में इसको कन्वर्ट किया गया। फिर उसके बाद में 2014 में इसको कन्वर्ट करने के बाद एग्जैक्टली कुछ टाइम बाद इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी लंबे समय पहले से काम कर रहे हैं, खासकर एडिबल ऑयल को लेकर, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे इसको मर्ज किया गया NFSM के साथ, तो क्या हुआ, सरकार का जो एफर्ट था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। सरकार को एक सपोर्ट भी मिला कि हम लोग ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, जिससे कि हम लोग यहाँ पर खाने वाला तेल भी काफ़ी हद तक जनरेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ। प्लस उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहे, और सबसे बड़ा काम क्या किया गया कि जो एडिबल ऑयल था, जो खाने वाला तेल था या ऑयल इंडस्ट्री थी, इसके अंदर एक लिबरलाइजेशन लेकर आए, ठीक है। इस मार्केट को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। हमने एक हेल्दी कंपटीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, हेल्दी कंपटीशन को काफ़ी बढ़ावा देने के ऊपर फोकस किया। हमने इस चीज़ को अपने कंट्री के अंदर नहीं रहने दिया, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खुला कर दिया, ओपन मार्केट कर दिया, एक फ्रीडम सी प्रोवाइड करवा दी थी। ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन के अंदर, आप समझ रहे होंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो येलो रिवोल्यूशन था तब आया। येलो रिवोल्यूशन एक ऐसा कलर रिवोल्यूशन है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो एडिबल ऑयल सीड्स है, इसके प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। आपने बहुत सारे रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन सुना है, उसके बाद स्वीट रिवोल्यूशन सुना है, स्वीट मतलब जो हनी से रिलेटेड था। और येलो रिवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड, तो येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड है एडिबल ऑयल सीड्स से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने अपने कंट्री के अंदर एडिबल ऑयल सीड्स को बहुत तेज़ी से ग्रो किया। एक येलो रिवोल्यूशन सा आ चुका था जैसे ही हम लोगों ने इस एडिबल ऑयल इकोनॉमी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, फिर लिबरलाइज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सरकार ने खारिफ स्ट्रैटेजी 21 को लॉन्च किया ऑयल सीड्स के लिए। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर बताया कि हम लोग 6.37 लाख हेक्टेयर का जो ज़मीन है वो हम लोग ऑयल सीड मिशन के अंदर लाएंगे, और यहाँ पर हम लोग 120.26 लाख क्विंटल ऑफ जो ऑयल सीड्स है इसको प्रोड्यूस करेंगे। फिर उससे यहाँ पर ऑयल भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे तो काफ़ी सारा काम किया गया सरकार के थ्रू ऑयल प्रोडक्शन के लेकर। लेकिन आज तब भी भारत यहाँ पर एक सफिशिएंट ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे के कारण आपको देखने को मिलेंगे माइक्रो इरिगेशन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे हमारे पास क्वालिटी सीड्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक वीक रहती हैं। ये सबसे बड़े कंसर्न है जिसकी वजह से हम लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं, खासकर इस ऑयल प्रोडक्शन को लेकर। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने बताया जो टोटल डोमेस्टिक डिमांड है ना एडिबल ऑयल की, ठीक है, अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश की जो डिमांड है खाने वाले तेल की वो लगभग 250 लाख मेट्रिक टन पर ईयर आपको देखने को मिलेगा। हर साल इतना तेल तो चाहिए खाने के लिए, जिसका मतलब आपको पता क्या हुआ, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं 60% जो एडिबल ऑयल है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर। और ये कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम बाहर से मंगा रहे हैं, दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 60% हम लोग दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं, जिसमें से 54% डायरेक्टली इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल आता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो मतलब कितना ज़्यादा तेल हम लोग खा रहे हैं आज के टाइम पर या फिर खरीद रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। अभी प्राइसेस वगैरह काफ़ी बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्सेस वगैरह भी कम किए गए हैं। अब टैक्सेस वगैरह कम किए गए हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ अब टैक्सेस कम करने से फ़ायदा क्या होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बता देता हूँ। यहाँ पर बोला गया जो ये टैक्सेस के अंदर रिडक्शन किया गया है, इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। कंज्यूमर्स को काफ़ी हद तक यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, जिससे यहाँ पर ये प्रोडक्ट के दाम थोड़े से स्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि दाम जो है इस खाने वाले तेल के काफ़ी बढ़ चुके थे। प्लस एक क्वेश्चन और आता है, जब इतने क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इतना सारा तेल मंगा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। और साथ ही साथ जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़े हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस लगातार बढ़े हैं इसको चेक करने के लिए सरकार ने क्या किया है, जो करंट बेसिक रेट है उसको बढ़ा दिया। मतलब जो रेट चल रहा था, जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे, इंपोर्ट के ऊपर कुछ टैक्स लगता है, कुछ ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी जो चल रही थी वो चल रही थी, उस ड्यूटी को हमने कभी इंक्रीज़ नहीं किया, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, अपने प्राइसेस को कूल डाउन कर सकें, जो प्राइसेस है वो मेंटेन रहें, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर
पर ये बताया गया। तो मतलब ये सिंपल सी बात है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ पर हम लोग अपने एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल है इसके प्राइसेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी वो जैसे चल रही थी, जैसे आप कह सकते हो पाम ऑयल के ऊपर 12.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के ऊपर आप देख पाओगे, और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के ऊपर 7.5% की आपको देखने को मिलेगी। ये सब यहाँ पर ऐसे रहने वाली है 30 सितंबर 2022 तक, तो ताकि हम लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर पाएँ तब तक। तो अभी हम लोग इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो भी चल रही थी, करंट बेसिक रेट वही चल रहा है, ताकि हम लोग जो ये रेट है उसको हम लोग मेंटेन कर पाएँ। साथ साथ बताया गया अभी सरकार क्या कर रही है, जो स्टॉक लिमिट क्वांटिटीज़ है उसको इंपोज कर दिया। मतलब कि सरकार ने यहाँ पर अभी रिसेंटली, आपको पता होगा मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पर एसेंशियल ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, या फिर जो एडिबल ऑयल से खाने वाला तेल है, इसको कोई स्टॉक करके नहीं रखेगा। लगभग 30 जून 2022 तक तो बिल्कुल भी स्टॉक करके नहीं रखना है, अपने पास जमा करके नहीं रखना है, क्योंकि जमा करने के बाद लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जमा करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको कोई यहाँ पर स्टॉक में कन्वर्ट करके नहीं रखेगा, ऐसा ही बताया गया। उसके बाद सरकार ने एक अगला स्टेप उठाया है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल प्लाम, ठीक है। ये आपको पता होगा पिछले साल की बात है, अगस्त 2021 के अंदर सरकार ने इस मिशन को अनाउंस किया था। यहाँ पर सरकार ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल्फ रिलायंट होंगे एडिबल ऑयल के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। इसलिए सरकार ने पिछले साल अगस्त 2021 में बोला हम लोग 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और ये 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, जहां पर ऑयल सीड्स को लाया जाएगा और इससे हम लोग ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, हमारी जो एडिबल ऑयल इकॉनमी है वो कैसे ग्रो हुई थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। प्लस सरकार क्या कर रही है वो मैंने आपको बताया, कौन सा मिशन लॉन्च किया था अगस्त में, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोग क्लियर हो चुका है। और येलो रिवोल्यूशन क्या है इसके बारे में भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल, ज़बरदस्त आर्टिकल, मैंने आपके साथ द हिंदू में डिस्कस किया था आज से 2 दिन पहले, लेकिन बहुत सारे लोग द हिंदू का डिस्कशन नहीं देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कल हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो आया नहीं था, तो कुछ आर्टिकल्स हमारे रह गए थे, वो भी मैंने आज इंक्लूड कर दिए हैं। तो टेंशन मत लो, यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे बात की गई है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 के बारे में। तो रिसेंटली इसरो ने यहाँ पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में। पहले तो हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल को, सिंपली आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब बात करते हैं हुआ क्या है, पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 है, और EOS-4 के साथ 2 और छोटी छोटी सैटेलाइट्स है जिनका नाम है इंस्पायर सैट-1 और INS-2D। तो इन 3 सैटेलाइट्स को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और कौन से रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है, तो वह है PSLV C-52 रॉकेट, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से इन रॉकेट्स को लॉन्च किया गया है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अब लोग बात करते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स पहली बात होती क्या है। तो इनके नाम से पता चल रहा है अर्थ को ऑब्जर्व करेंगी, पृथ्वी को ऑब्जर्व करने का काम करेंगी, उनको देखेंगी और पृथ्वी की लगातार पिक्चर्स हम लोग को सेंड करती रहेंगी। इसी को हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारी और भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इसरो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, जैसे रिसोर्सैट-2, 2A, कार्टोसैट-2A, राइसैट-1, अलग अलग सैटेलाइट्स के नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ज़्यादा डिटेल में जाना मत। तो अभी मैं हमारा ये जो पिक्चर है इसको कवर करता हूँ, इसके माध्यम से आपको सारी बातें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इस पिक्चर को हमने कर लिया है अच्छे से जूम, अब बस खाली देखते चलना, एक एक चीज़ हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो पहली बात यहाँ पर क्या है कि देखो इसरो का यहाँ पर ये पहला लॉन्च है, ध्यान रखना 2022 का अभी पहला लॉन्च हुआ है इसरो का, जहाँ पर 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। 3 सैटेलाइट के अंदर पहली आपको पता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 है, दूसरा इंस्पायर सैट-1 है और तीसरा INS-2D है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो लॉन्च है इसकी डिटेलिंग क्या क्या है, ठीक है। पहली चीज़ हम लोग बात करें तो ये जो मतलब जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं, ये यहाँ पर 54th फ्लाइट ऑफ PSLV से लॉन्च की गई हैं, ठीक है। ये मतलब कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी हुई, पृथ्वी का यहाँ पर आपको ये पोलर ऑर्बिट कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ये है नॉर्थ पोल और नीचे आपको साउथ पोल, और इसका जो यहाँ पर ये ऑर्बिट आपको देखने को मिलेगा ये हमारा होता है पोलर ऑर्बिट, ठीक है। आप कह सकते हो 200 से 2000 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर अच्छे से इनकी ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। तो हमने ऐसे लॉन्च किया, ध्यान रखना इसके बारे में। ये PSLV आपको रॉकेट देखने को मिलेगा, एक PSLV होता है, दूसरा GSLV होता है। चलो PSLV की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, GSLV की फुल फॉर्म आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो फ्लाइट है मतलब कि 18 मिनट के बाद ये जो व्हीकल है ये चलने के बाद इसने क्या किया, जो सैटेलाइट से वो अपने ऑर्बिट के अंदर, जो ये वाला ऑर्बिट है इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो 18 मिनट बाद हमारे जो सैटेलाइट से वो लॉन्च हो चुके थे, वो यहाँ पर ऑर्बिट के अंदर आ चुके थे। ठीक है, साथ साथ बताया गया जो ये प्राइमरी सैटेलाइट है जिसके ऊपर सबसे पहली बार फोकस किया गया है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ठीक है, इसको बनाया गया है ताकि हम लोग पोलर ऑर्बिट पर लॉन्च कर सकें। और खासकर हमारा फोकस हमने कितनी दूरी पर लॉन्च किया है, तो 529 किलोमीटर्स की दूरी पर, अर्थ से 529 किलोमीटर की दूरी पर इस वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद और क्या बातें हैं, इधर आते हैं। तो आपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में जाना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो वेट है वो कितना है, वो आपको 1710 kg देखने को मिलेगा। और इसकी जो मिशन लाइफ है वो 10 साल की लाइफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया इसके अंदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली यहाँ पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट मतलब इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जो कि यहाँ पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेगी और यहाँ पे क्या होगा, हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। तो अर्थ की बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस भेजेगा। और इस रडार इमेजिंग का फ़ायदा ये होगा, चाहे कैसा भी वेदर हो, वेदर चाहे वो कोल्ड हो मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, फॉग हो, क्लाउडी हो, कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हर वेदर कंडीशन के अंदर बहुत शानदार HD क्वालिटीज़ की पिक्चर्स हमारे पास आने वाली हैं। इस सैटेलाइट के माध्यम से अर्थ को ऑब्जर्व कर करके भेजने वाला है। उसके बाद जो दूसरा सैटेलाइट है वो इंस्पायर सैट-1 है। इसका वजन लगभग 8.1 kg का है। इसका मिशन लाइफ 1 ईयर का होने वाला है। अब इस सैटेलाइट को बनाया गया है अलग अलग बॉडीज़ के थ्रू, ये इसकी खास बात है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग नाम देख पा रहे होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर जो IIT यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहाँ पर एसोसिएशन किया लैबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिली। ताइवान कंट्री भी यहाँ पर आपको इसका ताइवान का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ताइवान का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ताइवान की मदद से भी हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले जो ये इंस्पायर सैट-1 है इसको हम लोगों ने बनाया है। उसके बाद INS-2D आपको ये देखने को मिलेगा। इसका वजन 17.5 kg है। इसका 6 महीने का यहाँ पर मिशन लाइफ देखने को मिलेगा। इसका भी मेन काम है कि अच्छे से क्या करना, नोटिस करना किस चीज़ को, कि जो टेम्परेचर, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, ठीक है, जो हमारी झील हैं, ठीक है, जो हमारे समुद्र वाले एरियाज़ हैं, उनका टेम्परेचर को यहाँ पर ये एक तरीके से नोटिस करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये काम आने वाला है। तो ये अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको तीनों सैटेलाइट्स के नाम बता दिए, तीनों सैटेलाइट्स का नाम ध्यान रखना, प्लस कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया PSLV C-52 यहाँ पर इस रॉकेट का नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है वाली इंपॉर्टेंट बातें। आई होप आप लोग को सारी बातें एक एक बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं और इसको आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट नहीं कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 सैटेलाइट के बारे में अगर आप लोगों को कुछ लिखना है, जो भी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, अगर आप लोगों को लिखित में लिखना है तो मैंने यहाँ पर इन सैटेलाइट्स के बारे में चीज़ें मेंशन कर दी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कौन कब कब यहाँ पर कौन कौन सी और भी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इंस्पायर सैट-1 ये है। ठीक है, इंस्पायर सैट-1 को किस किसने मिलकर लॉन्च किया है, ताइवान वगैरह, ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, हाँ, इंस्पायर सैट-1, अच्छा मैं ये बताना भूल गया, अभी हम लोगों ने पता क्या किया, हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में जान लिया ये क्या करेगा। उसके बाद जो दूसरी वाली हमारी है, ठीक है, उसके बारे में जान लिया क्या करेगा। हमने इंस्पायर सैट-1 के बारे में नहीं जाना ये क्या करेगा। तो बेसिकली इसका मेन काम है ये अंडरस्टैंडिंग करेगा आयोनोस्फीयर की। आयोनोस्फीयर क्या है, तो आयोनोस्फीयर हमारा एक तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर के अंदर आता है। जैसे इधर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एग्जोस्फीयर, इसके इधर देखो यहाँ पर आपको आयोनोस्फीयर देखने को मिलेगा। तो जो इंस्पायर सैट-1 है वो यहाँ पर इस वाले की आयोनोस्फीयर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने वाला है। ठीक है, और जो INS-2D है वो क्या करने वाला, टेम्परेचर को मेजर करने वाला, नोटिस करने वाला, सॉरी, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है ना। उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पर एक अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर ये जो डेटा है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरी करता है, इसके अंदर काफ़ी सारा डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगह के ऊपर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या है, पूछा ये गया कि मतलब कितनी सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया की हैं जो स्पेस के अंदर, मतलब अंतरिक्ष में भारत की कितनी सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडिया करेंटली आज के टाइम पर 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स मतलब भारत की आपको देखने को मिलेंगी, 53 सैटेलाइट्स, जिसमें से 21 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट है और 21 यहाँ पर कम्युनिकेशन बेस्ड है और 8 नेविगेशन सैटेलाइट हैं। और उसके बाद यहाँ पर 3 जो है हमारी साइंस सैटेलाइट्स हैं, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त होने वाला है। बात की गई है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। तो डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 हेल्थ से, क्योंकि यहाँ पर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की जाने वाली है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, बहुत चर्चा में है।
पहले हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, आखिरकार न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IMI 4.0 को लॉन्च कर दिया। IMI का मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया यहाँ पर इस मिशन को काफ़ी लंबे समय से इंप्लीमेंट कर रहा है। ये यहाँ पर एक लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है दुनिया भर का, मतलब सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस प्रोग्राम के अंडर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये हर साल कवर करता है लगभग 3 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन को और 2.6 करोड़ चिल्ड्रन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी सिर्फ और आपने ओवरव्यू समझा है। नाउ जो ये इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको ये देखने को इंद्रधनुष मिशन देखने को मिलेगा, ये है क्या मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर मिशन के अंदर इंश्योर किया जाएगा कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है वो यहाँ पर पहुँच पाएँ। मतलब कि देखो बहुत सारी बीमारियाँ हमारे कंट्री के अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बीमारियों के कुछ नाम मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। लगभग 12 ऐसी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, 12 ऐसी डिजीज़ जिनको वैक्सीन से सही किया जा सकता है, जैसे डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टीटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, न्यूमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला। तो अलग अलग प्रकार की आपको डिजीज़ देखने को मिलेंगे। तो इन डिजीज़ से प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है, जैसे पोलियो वगैरह है, आपको पता है यहाँ पर एक वैक्सीनेशन यहाँ पर मिलता है, एक इम्यूनाइजेशन आप लोग को मिलता है। तो उसी की वजह से यहाँ पर इंद्रधनुष प्रोग्राम या इंद्रधनुष मिशन को लाया गया है। तो इंद्रधनुष मिशन के अंदर क्या होता है, जो अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन है, ऐसे बच्चे या ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके ऊपर वैक्सीन नहीं लगा है या फिर थोड़ी आधी वैक्सीन लगी है, तो उनको हम लोग यहाँ पर इस इंद्रधनुष मिशन के अंदर में ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ हो जाए, इम्यूनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाए और वो इन बीमारियों से दूर रहें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, जो ये 4.0 वाला मिशन है ना, इसके अंदर 3 राउंड्स होने वाले हैं। इसको हम लोग 416 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंडक्ट करेंगे, जिसमें से यहाँ पर आप देख पाओगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया 33 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाने वाले हैं। अगर हम टोटल बात करें तो 416 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोटल आप देखोगे 416 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यहाँ पर ये मिशन एक तरीके से काम करने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, उनके अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ बताया गया ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया वैक्सीन कवरेज के तौर पर। ठीक है, जहाँ पर वैक्सीनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम लोग इन वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाने वाले हैं और लोगों को इन बीमारियों से बचाने वाले हैं। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग ये एक तरीके से वैक्सीन देते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम से समझ में आ रहा है कि भाई भारत के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। ये एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर के थ्रू चलाया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाते हैं। 1985 में जो प्रोग्राम है इसको मॉडिफाई करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया गया था। ये बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो मौत हो जाती है, मोर्टेलिटी है, ठीक है, उसको बचाता है। ठीक है, बच्चों को डेथ से बचाता है, प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी यहाँ पर डेथ से बचाता है। ठीक है, और वो लगभग क्या होता है ना, इन लोगों को लगभग 12 बीमारियाँ लग सकती हैं। वो 12 बीमारियाँ कौन कौन सी है मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। तो इन बीमारियों से इनको बचाव मिलेगा अगर इनको ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो 12 बीमारियाँ कौन कौन सी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी, सारी बीमारियाँ। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना भी ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पर ऊपर से हम लोगों ने एक ध्यान रख लिया है जिसको हम लोग ऑब्वियस सी बातें आगे भी याद रख पाएंगे। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष क्या है आपको पता चल गया। मिशन इंद्रधनुष एक इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है जो कि ग्राम स्वराज अभियान या फिर एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान के अंडर में आती है। ये बेसिकली एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, मैंने आपको बता दिया। इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, फिर इसके 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 अलग अलग मिशन आते रहे। तो अभी यहाँ पर 4.0 इसका ये चौथा फेस है, आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। देखो अचीवमेंट क्या है, तो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। अप्रैल 2021 तक अभी जो ये फेसेस चल रहे हैं इस इंद्रधनुष मिशन के लगभग बताया गया टोटल 3.86 करोड़ चिल्ड्रन और 96.8 लाख प्रेग्नेंट वेमेन को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अपने आप में एक लेंदी डेटा है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि अगर हम बात करें सालाना जो ये मिशंस हैं इनके अंदर कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 6.7% से इंक्रीमेंट देखने को मिला फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज के अंदर। मतलब जो भी इम्यूनिटी कवरेज या वैक्सीनेशन कवरेज है ये ऑब्वियसली इंक्रीज होता हुआ नजर आए, वो चीज़ें मेंशन करी गई हैं। इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, ये मैंने ओवरऑल आपको टोटल डेटा बता दिया है, तो टोटल डेटा के बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। बस क्लियर हुआ। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है
आई होप आप लोग समझ गए होंगे इंद्रधनुष मिशन क्या है। आई होप आप लोगों को डिटेल से क्लियर हो चुका होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोग भूल चुके हो तो यहाँ पे मैंने आपको वापस से याद दिला दिया है। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। डिस्कशन करेंगे रेपो रेट अनचेंज के बारे में। इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से, ठीक है। अब हुआ क्या है, पहले हम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। हाल ही में लगभग यहाँ पर 6 मेंबर का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी आपको देखने को मिलेगी, ये बैठी और इस कमेटी ने यहाँ पर क्या बोला, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगा। मतलब जो पहले रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट चलता था वही यहाँ पर आज भी कंटिन्यू रहेगा। और ये 10वीं बार यहाँ पर ऐसा किया गया है कि रेपो रेट को अनचेंज किया गया, मतलब कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है बैठती रहती है, यहाँ पे बताती है रेपो रेट कैसा रखना है कैसा नहीं रखना, क्या होता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बेसिकली पहले मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता देता हूँ। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में आता है। इसका मेन काम होता है जो दाम है उनको स्टेबल करके रखना, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है, और इसी वजह से ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के रेट हमेशा बताता रहता है। लेकिन पिछले 10 बार से लगातार यहाँ पे बदलाव कुछ हुआ नहीं है, ऐसा पे बताया गया, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यही यहाँ पर एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, एमपीसी के। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में ये हमेशा से एक रेट डिस्कस करता है, मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है, ये भी यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ये पिक्चर काफ़ी अच्छा है, समझने लायक, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, इधर आपको कमर्शियल बैंक देखने को मिलेंगे। कमर्शियल बैंक में कोई बैंक हो सकता है, HDFC, PNB, जो भी बैंक्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। होता क्या है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या करेगा, मतलब देखो कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पैसे लेगा किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब पैसा देगा बैंकों को तो बैंक से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, है ना, ब्याज लेगा। जो ये इंटरेस्ट लेता है ना, ब्याज लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट ऊपर नीचे होगा तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज ज़्यादा लेगा, तो यहाँ पर जो बैंक है ना, बैंक जो पैसा लेगा दूसरों से उस पर इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे कम दे पाएगा, तो ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इसका डायरेक्टली बहुत असर पड़ता है। बैंक जो लोन वगैरह देगा उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देगा। अगर इस रेपो रेट को कम कर दिया जाए, तो अगर यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये यहाँ पर ब्याज कम करके ले, तो इससे यहाँ पर बैंक जो लोन देगा उस पर भी ब्याज कम देगा, तो इससे लोन ज़्यादा उतरेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर प्राइस को मेंटेन करेगी। जब भी महंगाई आपको बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आने लगती है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इसी रेपो रेट को कम कर देता है। रेपो रेट को कम करने से क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, मतलब लोन बहुत सारे लोग लेंगे, क्योंकि लोन जो है सस्ते दामों में मिलेगा, सस्ते ब्याज पे मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। आई होप आप लोग को रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाता है। मतलब मान लो जब हमारे कमर्शियल बैंक है, इनके पास पैसा सरप्लस में है, तो ये क्या करते हैं, ये पैसा जमा कर देते हैं बैंक्स के अंदर, मतलब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो मैंने आपको मतलब समझाने के लिए ये मैंने इधर उधर कर दिया है फिलहाल, तो मतलब कि ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं एक सेकेंड आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी क्या है, मान लो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इधर कमर्शियल बैंक हो गया, तो अभी हम लोग समझ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट को। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी है तो इन्होंने क्या करा, पैसा जमा कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब सरप्लस मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, तो आरबीआई क्या करेगा, अब हमें इंटरेस्ट देगा, मतलब कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा। जो ये ब्याज मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट में क्या होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो पैसा देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट होता है इसके अंदर उल्टा हो जाता है, जो कमर्शियल बैंक होता है वो पैसा देता है। इसके ऊपर बस खाली ब्याज का खेल है, इंटरेस्ट का खेल देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्लियर हो चुका होगा। तो अभी बताया गया जो रेपो रेट है बेसिकली इसको 4% तक रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया, मतलब जो भी रेपो रेट था वही यहाँ पर ऐसा है, एज इट इज़ चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, अनचेंज रखा गया। और रेपो रेट क्या होता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया था। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा। अब आपको अब एक बात बताओ, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% क्यों रखा गया। मैंने अभी आपको बताया था ना, रेपो रेट में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, और इधर रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, जो कमर्शियल बैंक है उसके पास ज़्यादा पैसा पड़ा है वो यहाँ पर आरबीआई को दे रहा है।
अब आरबीआई को दे रहा है ज़्यादा पैसा पड़ा है, तो आरबीआई तो ज़बरदस्ती ले नहीं रहा है, ठीक है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट कम मिलता है इस चक्कर में, ठीक है। इसके पास ज़्यादा पैसा पड़ा है तो इस चक्कर में जमा कर दे कि हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट, इसको भी उतना ही रखा गया है। एमएसएफ रेट यहाँ पर क्या है, ये भी पहले 4.25% था, अभी भी है। तो आप कहोगे ये रेट तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो ये सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, अगेन ये पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है, एक रात में मुझे पैसा चाहिए, तो इसमें क्या होता है, अब एक रात के अंदर पैसा चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे तो दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये भी ऐसे ही प्रोवाइड करवाया गया है, जो था पहले वही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे रेट्स के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी रिपोर्ट ने ग्रोथ फॉरकास्ट के बारे में बताया। जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने यहाँ पर बताया जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% की रहने वाली है अगले 2022 और 2023 साल के अंदर, मतलब 2022 और 2023 वाले साल के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछने के लिए यहाँ पे लगा रखा है, आप लोगों को एक क्वेश्चन ये बताना है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग को टाइप करना है। पहले मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी था और आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था। देखते हैं आज आपको याद है या नहीं याद है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इस आर्टिकल को सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 हेल्थ से, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है लस्सा फीवर के बारे में, एक नया बुखार निकल के आ चुका है, वैसे ही बहुत सारी बीमारियाँ हैं, एक और नया निकल कर आया। तो हाल ही में लगभग 3 लोग हैं जिनके अंदर ये लस्सा फीवर डायग्नोस किया गया, लस्सा फीवर पाया गया यूके के अंदर, और उन लोगों की मौत हो चुकी है। और ये लस्सा फीवर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आया, अफ्रीकन कंट्री से कैसे निकल कर आया, सारी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सारी बेसिक से हम चीज़ें समझेंगे। लस्सा फीवर के बारे में जब हम बात करते हैं तो लस्सा फीवर एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, एक वायरस कॉज करता है, मतलब एक वायरस को क्रिएट करता है, ठीक है। एक फीवर कॉजिंग वायरस देखने को मिलेगा। और ये वायरस कहाँ पे पाया गया था, ये वायरस सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका के अंदर, और अगर हम बात करें वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी एग्जैक्टली सबसे पहली बार 1969 के अंदर नाइजीरिया में एक जगह है लस्सा, वहीं पर पाया गया था। तो इसी वजह से इसका नाम लस्सा फीवर रखा गया है। ये जो फीवर है ना, ये जो बुखार है कैसे फैलता है, ये चूहे के तौर पर फैलता है, ठीक है। जो रैट होता है ना, चूहे की वजह से यहाँ पर ये फीवर फैलता हुआ नज़र आता है। और ये जो फीवर है फिर ये आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिला, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे सियरा लियोनी, उसके बाद सियरा लियोन के साथ साथ यहाँ पर लाइबेरिया, गिनिया, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे पहली बार ये लस्सा फीवर पाया गया था। अब क्वेश्चन ये है वो चूहा कौन सा है जिसकी वजह से ये वायरस फैलता है, तो उस चूहे का नाम है मेटोमीज रैट, ठीक है। मेटोमीज रैट के अंदर पावर है, ये यहाँ पर इस डेडली डिजीज़ को फैलाता है जिसको हम लोग लस्सा वायरस बोलते हैं। और इस लस्सा वायरस का डेथ रेट क्या है, तो देखो डेथ रेट यहाँ पर बताया गया कि काफ़ी लो है, अराउंड 1% का है। बट यहाँ पर क्या है ना कि कुछ लोगों के अंदर ये डेथ रेट बहुत ज़्यादा भी है, जैसे कोई प्रेग्नेंट वीमेन वगैरह है, इनको अगर लस्सा फीवर से यहाँ पर लस्सा फीवर अफेक्ट करता है इनको, तो इसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। तो डेथ रेट तो वैसे कम है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी हावी हो सकता है लस्सा फीवर। साथ ही साथ बताया गया जो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनके अकॉर्डिंग बात करें तो 80% जो केस है ना वो एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का मतलब है उसके अंदर कोई लक्षण ही नहीं है, मतलब वो अनडायग्नोस केस आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर कोई लक्षण ही देखने को नहीं मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बनकर नज़र आती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में और आ रहा होगा, क्या ये फैलता तो नहीं है, अगर फैलता है तो कैसे फैलता है। तो यहाँ पर जो लस्सा फीवर है, एक पर्सन यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकता है अगर वो मतलब कि उस चूहे के मतलब उस चूहे का जो यूरिन हुआ, ठीक है, या फिर उस चूहे का कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ है उसके कांटेक्ट में आता है, तो इसकी वजह से वो जो डिजीज़ है वो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर फैल सकती है जो उस चूहे के कांटेक्ट में आएगा। साथ ही साथ ये जो फिर डिजीज़ है वो स्प्रेड हो सकती है अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे बीमार, मतलब मान लो कि एक व्यक्ति जिसको ऑलरेडी यहाँ पर एक बीमारी हो चुकी है, ये वाली लस्सा फीवर हो चुका है, और ये कैसे हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति चूहे के कांटेक्ट में आ गया था, इसी वजह से इसको लस्सा फीवर हुआ। अब यहाँ पर मान लो ये व्यक्ति सही है, अगर ये वाला जो व्यक्ति है इस वाले व्यक्ति के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में आता है, इस वाले व्यक्ति के जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स है उसके कांटेक्ट में आता है, तो इसको भी यहाँ पर ये लस्सा फीवर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये लस्सा फीवर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ बात करते हैं अब इस लस्सा फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो थोड़े बहुत हल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसमें यहाँ पर स्लाइट बुखार, मतलब थोड़ा हल्का बुखार, या फिर थकान सी, वीकनेस, या फिर हेडेक भी, मतलब सर में दर्द भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ हल्के सिम्टम्स, हल्के लक्षण में क्या क्या है मैंने आपको बताया।
उसका सीरियस कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सीरियस यहाँ पर लक्षण के अंदर बात करें तो इसमें ब्लीडिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, वोमिटिंग हो गया, मतलब मुंह सूज जाना और साथ साथ चेस्ट में पेन होना, और ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। एब्डोमेन में पेन होना, बैक में पेन होना, तो मतलब वही चेस्ट में, पेट में, पीछे, बैक में यहाँ पर पेन काफ़ी होता है। उसके बाद डेथ भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, मल्टीपल ऑर्गन भी फेलियर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रेयर केसेस के अंदर डेथ भी हो जाती है इस लस्सा फीवर की वजह से। उसका बाद आखिरी क्वेश्चन, क्या ट्रीटमेंट नहीं है? इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट क्या है? एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है रिबाविरिन। तो यहाँ पर इस ड्रग की मदद से हम लोग इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है देन उसके बाद डेफिनेटली आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से, इनफैक्ट शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन बात करता है जो ये येलो रिवॉल्यूशन है, ये यहाँ पर एक ऐसा कलर रिवॉल्यूशन है जिसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ का प्रोडक्शन किया है। वो कौन सी चीज़ है जिसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया था? अगला क्वेश्चन, लस्सा फीवर एक कॉजिंग, मतलब लस्सा फीवर एक जो है फीवर कॉजिंग वायरस आपको ये देखने को मिलेगा। इसको वेस्ट अफ्रीका के अंदर सबसे पहली बार देखा गया था। सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969 में। कौन से कंट्री के अंदर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, जो ये मतलब लस्सा फीवर है इसका एक सॉल्यूशन, एक एंटीवायरल ड्रग है, उस ड्रग का नाम क्या है? नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछता है कि एक डेफिनेशन है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि जब जो हमारा आरबीआई होता है, आरबीआई यहाँ पर कुछ पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, रातों रात पैसा चाहिए, रातों रात जो यहाँ पर कमर्शियल बैंक कुछ लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग को बताना है। एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, एक दूसरा यहाँ पर फैसिलिटी होती है। वो कौन सी फैसिलिटी आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है वर्चुअली? तो उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा चूहा है, मतलब कौन से चूहे के पास पोटेंशियल है कि वो इस डेडली लस्सा वायरस को स्प्रेड करता है? उस चूहे का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है EOS-04 को, लेकिन इसी सैटेलाइट के साथ 2 और सैटेलाइट्स है, उनके नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। साथ ही साथ इन सैटेलाइट्स को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है वो भी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इन सभी के आंसर्स मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, बट अभी खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर वीडियो अच्छे से सुना है तो आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट एक ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। सबसे पहले आर्टिकल में हम लोगों ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इंटरिम ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई अभी यहाँ पर एक ट्रेड हो रहा है, दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिस्कशन किया है, साल 2022 में व्यापार करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। इंटरिम ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद भारत के करंट ट्रेड रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ कहाँ पर स्टैंड करते हैं, यह हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लस यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे भारत के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये हमने अभी बात की थी। क्वाड के अंदर कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इस ट्रेड रिलेशन की वजह से, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्लस और कौन कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि भारत ने किस किस कंट्रीज़ के साथ साइन कर रखे हैं, वो भी हमने अभी बात की है। अगले आर्टिकल में हमने बात किया था जो ये एग्रीकल्चर सेस है, जो ये स्पेशल टैक्स है, बेसिकली इसको रिड्यूस किया गया है क्रूड ऑयल पाम के ऊपर। स्पेशल टैक्स क्या होता है, पाम ऑयल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया। प्लस यहाँ पर इससे क्या फ़ायदा होगा, प्लस हम लोग आज के टाइम पर ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो एडिबल ऑयल है इसको लेकर इकॉनमी क्या हमारी मैटर करती है। प्लस इंडिया आज के टाइम पर एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं बन पाया है, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी हैं। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बात की। हाल ही में इसरो ने इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है एक रॉकेट के माध्यम से। उस रॉकेट का नाम PSLV C-52 आपको देखने को मिलेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है मैंने आपको बताया था डिटेल से, पूरा ये पिक्चर मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। तो और 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई, वो कौन कौन सी अभी हम लोगों ने डिटेल से इसको समझा है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हम लोगों ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में डिस्कशन किया। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर इस मिशन को लॉन्च किया है जहाँ पर वैक्सीनेशन देने के बारे में चर्चा की जाती है। चौथा फेज है जिसकी वजह से 4.0 नाम दिया गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, कब इसको लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष क्या है, कौन कौन सी बीमारियों से ये बचाता है, वैक्सीन हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लस उसके बाद कितना अचीवमेंट ये लोग कर चुके हैं वो भी हम लोगों ने बात की थी।
अगले आर्टिकल में हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में डिस्कशन किया। हाल ही में 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये जो रेपो रेट है इसको अनचेंज रखा है, रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, अभी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्लस अभी ग्रोथ फोरकास्ट क्या किया गया है वो भी हम लोगों ने बात करा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में लस्सा फीवर के बारे में डिस्कशन किया गया था। लस्सा फीवर अभी पाया गया यूके के अंदर, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है। और लस्सा फीवर क्या होता है, कहाँ पर पाया गया था, इसका ट्रांसमिशन कैसा है, क्या क्या लक्षण है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखे थे और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।